नमस्कार दोस्तों। देश विदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आज के विश्लेषण की शुरुआत इस गाने से करता हूं। इसकी दो पंक्तियां सुन लें कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। जो देश का जो माहौल है, अभी जो देश में दौर चल रहा है, वो चुनाव का दौर चल रहा है। चुनाव में तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन दोस्तों एक इसका जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो सामने नहीं आया है। तमाम बातें हो रही हैं, सत्तारूढ़ दल कुछ और कह रहा है, विपक्षी दल कुछ और कह रहे हैं, बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई अभी तक सामने वो नहीं आई है। सच्चाई ये कि आखिर नेताओं के पास इतना रुपया कहाँ से आता है। इनका रुपया इतनी जल्दी जल्दी डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 10 सालों में 10 गुना 15 साल में 15 गुना इतनी तेजी से कैसे बढ़ जाता है। कोई भी नेता इसका खुलासा नहीं करता लोगों के बीच में आकर। खास तौर से जब चुनाव के दौरान नामांकन भरना होता है तो वहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी का, आपके पास जो भी चल अचल संपत्ति है, उसका विवरण चुनाव निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश करना होता है। और वो यदि कहीं झूठा पाया जाता है या गलत पाया जाता है, उसमें आपराधिक मामलों की जानकारी दी जाती है, तो उसमें कार्रवाई होती है और आपका चुनाव नामांकन प्रत्याशी का निरस्त भी किया जा सकता है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ये चुनाव की कानूनी प्रक्रिया है। तो इस मौके पर जो बात दब गई है ना, जो मेरा मानना है कि जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी, वो ये होनी चाहिए थी कि किस नेता के पास कितनी अकूत धन संपत्ति दौलत है और किसने कैसे कमाई है। दुर्भाग्य से भारतीय मीडिया में आप देखें, मैं रोज लगभग सारी डिबेट देखता हूं 2 घंटे, और पूरे दिन खबरों से जुड़ा रहता हूं किसी न किसी माध्यम से, ताकि देश दुनिया में क्या चल रहा है उस पर नज़र रख सकूं और कोई वीडियो बनाना हो उस पर तो विश्लेषण भी कर सकूं। लेकिन मैंने अभी तक एक भी चर्चा बहस इस मुद्दे पर नहीं सुनी है कि आखिर नेताओं के पास उन्होंने जो संपत्तियों के ब्यौरे दिए हैं, चल अचल संपत्तियों के ब्यौरे दिए हैं, वो उनके पास कहाँ से आई और कैसे उन्होंने प्रॉफिट कमाया। एक आम आदमी या एक व्यापारी या एक बिजनेसमैन, दुकानदार, कोई भी हो, मजदूर हो, कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी हो, वो पूरे साल में अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके पास, या उसके पास जो भी बचत की जमा पूंजी है, वो उसका कितना उसको फायदा मिलता है, कितना उस पर ब्याज अर्जित करता है, या उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका कितना परसेंट इसको लाभ में मिल जाता है। ये तुलना कहीं भी किसी मीडिया संस्थान ने, चैनलों ने, अखबारों ने अभी तक नहीं करी। इन सब के बीच में दरअसल एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा दबा रह गया, जो विश्लेषण का मेरा आज का विषय भी है, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल किया तो उन्होंने जो संपत्ति के ब्यौरे की डिटेल दी, वो दोस्तों खबर दब के कहीं रह गई, जबकि देश में उस खबर पर व्यापक बहस होनी चाहिए थी, अखबारों में उस पर डिबेट होनी चाहिए थी, टेलीविज़न चैनलों पे उस पर डिबेट होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से कहें या क्या कहें, भारतीय जो चैनल और आज की जो पत्रकारिता और जो अखबार और जो टीवी चैनल्स हैं उसके बारे में वो आप सब जानते ही हैं। मैं पिछले 1 या 2 वीडियो में वो बात आपको बता भी चुका हूँ, उस पर विश्लेषण भी कर चुका हूँ कि वो जो मुद्दा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे दूसरी बार देश के, और अब तीसरी बार के लिए वो प्रयासरत हैं। इससे पहले 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी वो रह चुके हैं। दोस्तों, जो आदमी देश में 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो और देश में लगातार कॉन्सिक्यूटिव 2 बार प्रधानमंत्री रहा हो, तो उसकी कुल जो संपत्ति है वो कितनी होनी चाहिए। ये जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बात का कि उससे पहले जो प्रधानमंत्री या मंत्री, आप देश में किसी विधायक और सांसद की बात भी कर लें, सामान्य विधायक, मैं तो इवन पार्षद तक पे आता हूं कि पंचायत के जो सरपंच, पंच सरपंच हैं, वो भी किना की सब कुछ सारे ऐसे नहीं है, लेकिन ये इनके कारण वो अपनी संपत्ति की बढ़ोतरी में कहीं ना कहीं जुट जाते हैं चुनाव जीतते ही। तो बात प्रधानमंत्री मोदी की चल रही थी कि मोदी जी ने जब नामांकन दाखिल किया तो उसमें जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, वो टोटल 4 बार मुख्यमंत्री रहने और 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के पास मात्र 3 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। केवल 3 करोड़ रुपए,
यानी कि 20 साल लगातार मुख्यमंत्री और 10 साल लगातार प्रधानमंत्री, और अब वो तीसरी बार के लिए चुनावी मैदान में है। जिस देश में कुल प्रधानमंत्री के पास 2.5-3 करोड़ की संपत्ति हो, और उस देश में जो दूसरे जो विधायक हैं, आप छापे पढ़ते रहते हैं, आपको पता है कि ईडी और सीबीआई देश में रेड मारती रहती है, वो हालांकि हो सकता है कि उसमें कोई कार्रवाई पूरी तरह से ईमानदारी से नहीं की जा रही हो, क्योंकि वो जितनी भी रेड मारी हैं अब तक, वो सारे सत्तारूढ़ दल और उनके सहयोगी दल बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के जो सत्तारूढ़ दल हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर भी बहुत पहले बहस हो चुकी है और मैं इस पर भी अपने एक विश्लेषण वीडियो में दे भी चुका हूँ। लेकिन सवाल ये कि देश का जो प्रधानमंत्री है, ये जो जमा पूंजी उनके पास जो उन्होंने दर्शाई है, ये भी उनके वेतन की बचत होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि जो वेतन मुख्यमंत्री के तौर पर उनको मिला होगा और प्रधानमंत्री के तौर पर जो उनको मिला होगा, उसमें से थोड़ी बहुत बचत मुझे लगता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी रसोई का खर्चा भी खुद उठाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तमाम आलोचनाएं की जा सकती हैं, केंद्र सरकार की तमाम नीतियों की गलतियों की खामियां ढूंढी जा सकती हैं, तमाम उन पर बहस की जा सकती है, भाजपा की जो नीति और जो उसूल है, सिद्धांत, उन पे भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, एक चीज पे जो अकाट्य है, जो बहस नहीं की जा सकती, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत ईमानदारी। वो ये बात अलग है कि उन पर आरोप लगाएं कि उन्होंने अंबानी का समर्थन किया या अडानी का समर्थन किया, लेकिन जहां तक उनकी व्यक्तिगत अर्निंग है, वो ईमानदारी है, वो सबको दिखती है और इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि वो यदि जोड़े तो किस लिए जोड़े, वो उनका कोई परिवार उनके साथ है नहीं, तमाम रिश्तेदारों से वो दूर रहते हैं, ना उनके यहाँ किसी तरह के फंक्शंस में वो आते हैं ना जाते हैं। ये नरेंद्र मोदी ने जो देश में एक मिसाल कायम की है कि व्यक्तिगत तौर पर नेता अपनी ईमानदारी को जनता के सामने साबित करें और ये बताएं कि वो वाकई में दूध के धुले हुए हैं, जिसको कहते हैं ना दूध का धुला हुआ होना। तो मेरा मानना यह व्यक्तिगत तौर पर कि ईमानदारी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूध के पूरी तरह से धुले हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आप उनका पूरा राजनीतिक इतिहास, पूरा राजनीतिक कार्यकाल देखेंगे तो कोई भी इस बात से असहमत नहीं हो सकता कि वो नरेंद्र मोदी की ईमानदारी में संदेह करे। व्यक्तिगत तौर पर केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है उद्योगपतियों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, बेरोजगारों के पक्ष में, वो एक अलग मुद्दा है, वो राजनीतिक बहस का और पॉलिसी मैटर का मुद्दा हो सकता है। लेकिन जहां तक ईमानदारी की बात है, व्यक्तिगत ईमानदारी की बात है, जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री थे, जिस तरह से हजारी लाल नंदा, एक आपको पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री रहे, अंतरिम प्रधानमंत्री थे हजारी लाल नंदा, वो एक किराए के कमरे में रहते थे और उनके पास वो किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। ठीक उसी तरह की ईमानदारी मुझे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नजर आती है। और दोस्तों, यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात पड़ोसी देश पाकिस्तान भी कह रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे दुनिया में, भारत जो विकसित, जो विकासशील देश हैं, वहाँ के नेताओं के भ्रष्टाचार के बहुत मामले होते हैं, तो भारत ने इस मामले में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में अपनी ईमानदारी की, अपनी सादगी की मिसाल कायम की है। यह मैं ही नहीं कह रहा, यह आम लोग शायद क्या कहते सुनते कम नज़र आते हैं, क्योंकि इन दिनों चुनावी माहौल है और डिबेट के रुख जो हैं वो अलग अलग हैं, विषय बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं, तो इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में आम आवाम का भी यह ख्याल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ईमानदार हैं, बहुत सादगीपूर्ण तरीके से रहते हैं। और जब उन्होंने इस बात की तुलना अपने नेताओं से करी, तो उनके जो जो किस्से कहानी उन्होंने सुनाने की है, तो जिस तरह से उन्होंने तुलना की, और एक पाकिस्तान के क्रिटिक्स हैं, एक राजनेता हैं, उन्होंने, वो हमेशा तीखी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन उन्होंने भी ये माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदारी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक पाकिस्तान के नेताओं की बात है, वो आप पाकिस्तान के लोगों से, उनके मुंह से, उनकी ज़बान से आप खुद सुने और फिर आप इस बात की तुलना करें कि पाकिस्तान के नेता कैसे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी से हालांकि उनकी तुलना करना सूरज को दीपक दिखाना मानता हूं मैं ईमानदारी के मामले में, खास तौर से मैं कहूं तो, बाकी तो खैर और डिफरेंट फील्ड भी हैं जिसमें भारत ने बहुत तरक्की की है। पाकिस्तान तो अब कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आता उस तरक्की के मामले में देखें तो आप इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिए कि किस तरह पाकिस्तान के अवाम ने, जब उनको ये पता चला
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कुल जमा 3 करोड़ की चलाचल संपत्ति है, तो उन्होंने अपने नेताओं को लेकर क्या कहा, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को लेकर क्या कहा, क्या क्या प्रतिक्रिया जाहिर करी। और जहां तक पाकिस्तान के नेताओं की प्रतिक्रिया की बात है, तो मैं समझता हूं उन्होंने केवल अभद्र भाषा का उपयोग नहीं किया, वो उस लेवल पर नहीं उतरे, बाकी उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। वो आप स्वयं देखें इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ आप आखिर तक देखें और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको अवश्य शेयर करें, और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन ये कंपैरिजन करना काइंडली बंद कर दें। अब ये बात बहुत आगे निकल चुकी हुई है, ठीक है। और ये बात क्यों आगे निकली है ये मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक हो गया। 100 साल तक आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते इंडिया के नहीं दिलशाद भाई, इधर मैं ये कहना चाहूंगा, चले कंपैरिजन 100 साल नहीं, अगर हम 76 साल उनकी एज, मतलब ये है कि 76 साल से उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया। वैसे तो हिंदुस्तान बड़ा पुराना है, लेकिन एज ए इंडिया, एज ए कंट्री 76 साल, हमें भी 76 साल हुए। अगर हम अगले 76 साल फुल मेहनत करें तो क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मुकाबला? हम उनके करीब नहीं आ सकते, क्योंकि अगर देखें, अगर तो हमने लोगों को हमको की जन्नत में रखना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी ये है। अब रियलिटी इस तरह क्यों है, अब आप देखेंगे जो रिसेंटली आपने बताया कि यूएई ने जो है वो इधर 10 बिलियन का अनाउंस किया और उधर 100 बिलियन, और हमारे यहाँ पे तो सिर्फ अनाउंस हुआ है। अब इसको पता नहीं अमली जमा पहनाया जाता है कि या नहीं पहनाया जाता, क्योंकि उतनी देर तक हो सकता है हमारी हुकूमत ही खत्म हो जाए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। अब आप देखें उनके पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिशियंस, उनके लीडर्स और हमारे लीडर्स, ठीक है। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, हसन निसार साहब। हाँ बिल्कुल, बहुत अग्रेसिव नेचर के है, और मैं खुद अग्रेसिव नेचर का हूं, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है। ऐसे ही है, ये मैंने भी वो स्टेटमेंट, एक क्लिप देखा था जी, आप लगा भी दीजिएगा। अब देखें कि वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है और कोई जाती गाड़ी नहीं है। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ आ जाएं। हमारा प्राइम मिनिस्टर अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उसका आप शुगर स्कैंडल देख लें, रमजान शुगर मिल देख लें, आपको ऐसे हजारों स्कैंडल मिल जाएंगे, इसमें आपको नजर आएगा कि वो हमारे कंट्री के साथ, अपने मुल्क के साथ कितने को लॉयल हैं। ऐसे ही है, लंदन के फ्लैट्स देख लें, और फिर अभी दुबई लीक्स, उससे पहले दुबई लीक्स हुआ, पनामा लीक्स के अंदर हमारा जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हुआ है, उसके बेटे जो हैं वो अरबों रुपए की जायदाद के मालिक हैं, अरबों डॉलर्स की जायदाद के मालिक हैं। ठीक है। और जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिसने 10 साल का टेन्योर पूरा कर लिया हुआ है, उसके पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ठीक है। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है और उनकी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है। दिलशाद भाई, ये तो हुई पॉलिटिशियंस की बात। इंडिविजुअल्स की अगर बात करते हैं, मतलब ये मैं कुछ दिनों से या कुछ महीनों से नोट कर रहा हूँ, जब पब्लिक से बात करते हैं बड़ी सफाई से हम हर चीज पॉलिटिशियन पे डाल के अपने हाथ झाड़ के और घर चले जाते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान इस हालत में है वो प्राइम मिनिस्टर की वजह से है, इस हालत में है वो गवर्नमेंट की वजह से है। मैं ये समझता हूँ क्या वो प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री से आता है या वो डायरेक्ट ऊपर से आता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस को हम जो है ना वो कसूरवार नहीं समझते, इसमें हमारी आवाम भी खुद कसूरवार है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गलत काम होता है, हमारी आवाम कितनी सड़कों पे आती है। ठीक है। और अगर आ भी जाए तो उनको अंदर भेज दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि आपको आजादी प्लेट में बैठे बैठे मिल जाएगी? ठीक है, कभी भी नहीं मिलेगी। जब तक आप अपने राइट्स के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, आपको ऐसे ही जलील होना पड़ेगा। ठीक हो गया। आप मुझे एक ऐसा सीरियस इशू बताएं जिसके ऊपर पाकिस्तान में हुआ और आवाम सड़कों पे आके बाहर आके एहतजाज करे। कश्मीर में जो इशू हुआ, फिर उनकी बिजली के बिल भी सस्ते कम किए गए, उनको आटे में भी कम कीमतों में कमी। और हमारे यहाँ एहतजाज का, सॉरी, हमारे यहाँ एहतजाज का मतलब ये है कि आप सड़कें तोड़ दो, आप ये तोड़ दो, ये काम नहीं करना होता। पीसफुल एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और जब तक आप अपने ऊपर जुल्म सहते रहेंगे, ये गवर्नमेंट्स भी आपके ऊपर जुल्म करती रहेंगी और ये लीडर्स भी करते रहेंगे। ठीक हो गया। और जो पढ़ी लिखी कौमें होती हैं वो एहतजाज करती है और पीसफुल प्रोटेस्ट करती हैं। ठीक हो गया। दिलशाद भाई, एक रीजन ये भी बताई जाती है कि भाई मुकाबला इसलिए नहीं बनता। वैसे तो मैं ये क्लियरली पहले भी कह चुका हूँ, फिर से ये देखने वालों के लिए स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो कंपैरिजन के लिए नहीं होती, हमारी वीडियो होती है सीखने के लिए। और वो लोग जो कहते हैं, मतलब हमारे पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, कि भाई हमने इंडिया से मुकाबला करना है या हम इंडिया से मुकाबला करते हैं, उनके लिए मैसेज होता है कि भाई अगर मुकाबला करना है तो हेल्थ एजुकेशन में करो, आओ आप आईटी में करो, आओ पॉजिटिव वे में, एक हेल्दी जो सा वे में वो कंपटीशन करो, इसलिए होती है मुकाबला। नो डाउट आज वो उनकी जो इकॉनमी है, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं जी इकॉनमी ज्यादा है उनकी, बड़ी है, उनकी आबादी बड़ी है, उनकी मार्केट बड़ी है, जिस वजह से मुकाबला नहीं बनता। आप मुझे बताएं क्या यही रीजन है सिर्फ?
सिर्फ, इसके अलावा लॉयल्टी, इसके अलावा अगर हम बाहर जाके क्या कर रहे हैं, वो क्या कर। पाकिस्तान दुनिया के 6ठे नंबर पे सबसे बड़ी आबादी है। ठीक है। तो अगर आबादी का आज देखा जाए तो आबादी का आज हमारे पास भी है, और ये कोई दलील नहीं है कि वहाँ पे बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो बड़ी मार्केट के साथ बड़े मसाइल भी हैं ना। हाँ, ये चीज ठीक है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ तो एक मजहब ज्यादा पाया जाता है, वहाँ पे कई मजाहिब पाई जाती हैं। ठीक है। तो वो उनको भी तो कंट्रोल कर रहे हैं ना, उनके कल्चर्स डिफरेंट है, वो उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे पास तो एक सरगोदा में पिछले दिनों उन्होंने वो एक क्रिश्चियन को जो है वो मार दिया मजहब के नाम के ऊपर। पहले वो इन्होंने जड़ावाला के अंदर जो उन्होंने क्रिश्चियंस के साथ किया है, कराची में भी, कराची में इनके साथ क्या किया है। सबसे पहले आप मजहबी मुनाफरत तो खत्म करें, जो कि आपने पाकिस्तान को आग में झोंक दिया हुआ है। वहाँ पे आपको कोई वाकया सुनने को मिलता है, बहुत रेयर मिलता होगा। ठीक है, अगर उनके यहाँ बड़ी आबादी है तो उन्होंने उस उसको हैंडल भी किया हुआ है। ये यहाँ पे देखें, हमें बिल्कुल अनबायस्ड रह के बात करनी चाहिए। वहाँ पे भी इशू होते होंगे। वहाँ पे देखें, कोई भी घर है, चाहे वो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, और या फिर ये 25 करोड़ की आबादी है, या फिर मैं कहता हूँ एक घर में 10 लोग, 10 भाई रहते होंगे, एक ही मजहब से बिलोंग करते होंगे, वहाँ पे भी कोई ना कोई लड़ाई, कोई मसला, कोई नाराजगी हो ही जाती है। वहाँ पे भी इशू होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ पे मिनॉरिटीज की क्या तादाद थी 1947 में, आज कितनी है, और उनके वहाँ पे मुस्लिम्स की या मिनॉरिटीज की क्या तादाद थी और आज कितनी है। ये इधर से पता चलता है कि किधर मसले ज्यादा या कम। आबादी वाली दलील तो आप दे नहीं सकते हैं। हाँ, एक चीज है जो कि वाकई आप दलील दे सकते हैं, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से काफी फर्क पड़ता है। आपकी इकोनॉमी तभी तरक्की करती है जब आपके मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक टोटल आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ होता है और आपकी सिक्योरिटी के साथ होता है। और ये दोनों चीजें जब आप बाहर के इन्वेस्टर के लिए एक साजगार माहौल पैदा करेंगे, एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिसमें वो सेफ फील करेंगे, तभी आपके मुल्क में जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। और उसका ताल्लुक आपकी डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ होता है और आपके लीडर्स के साथ होता है कि वो आपकी गवर्नमेंट के साथ और आपके अपने मुल्क के साथ वो कितने लॉयल होते हैं। अब हमारे ये हिसाब लगा ले कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लाहौर से मरी जो है हेलीकॉप्टर पे बिरयानी ट्रांसफर करके जाते थे। लाहौर से हेलीकॉप्टर पे जा रही है बिरयानी प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का हाल है। ठीक है। और उधर एक गुलजारी लाल नंदा, वो एक प्राइम मिनिस्टर गुजरा इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू के बाद। वो जो बंदा था उसके पास किराए का मकान था और उसके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। और इस तरह का एक कैरेक्टर पाकिस्तान के अंदर भी थे, प्राइम मिनिस्टर मलिक महराज खालिद। ठीक है, वो भी इस तरह के थे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है। आप हमारे यहाँ 2-3 बड़ी फैमिलीज जो है वो गवर्नमेंट कर रही हैं, जैसे भुट्टो फैमिली है, शरीफ फैमिली है। अब मुझे बताएं, भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली, लुई विटॉन के बैग पकड़े होते हैं उन्होंने। ठीक है, 3-3 करोड़ रुपए की उनकी गाड़ियों को टायर चेंज हो रहे होते हैं। अब ये मेरे पास नौजवान, और अभी हम गरीब कंट्री हैं अभी, और जब वो दौरे पे जाते हैं तो पूरा 56 60 बंदों का क्रू लेके जाते हैं। ठीक हो गया। तो जब आप मुल्क के साथ ये लॉयल होंगे तो फिर आप मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अच्छा, ये चीजें एजुकेटेड लोगों को पता है, सोशल मीडिया यूज करने वालों को पता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, आज भी पाकिस्तान में मोस्टली पब्लिक को यही बताया जाता है कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है वो इंडिया कर रहा है, इंडिया का कसूरवार है। इधर मैं कहता हूँ खड़े खड़े पूछ लेते हैं, आम पब्लिक की बात करते हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम यार, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पाकिस्तान का, आपके ख्याल से? पाकिस्तान है सबसे बड़ा। पाकिस्तान ही है दुश्मन। पाकिस्तान के अलावा आपके ख्याल से कौन है? पाकिस्तान के अलावा इसके इधर की अवामी और इधर के जो जजेस है ना, वही जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, मैं उनका ही कहूँगा। चले, ये बड़ी अच्छी बात है। मेरी उम्मीद से हट के ये जवाब आया, नहीं तो मोस्टली दिलशाद भाई क्या जवाब आता है अगर किसी से पूछें, या फिर शायद उन्होंने गुफ्तगू सारी सुनी तो उन्होंने उस हिसाब से। देखिए, वो तो यही कहते हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है। देखिए, अगर फॉर इंस्टेंस आपकी दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना। फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई है। ठीक है। आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो। आपने मुकाबला करना है हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, इंजीनियरिंग सेक्टर में करो। आप बताओ कि आपने क्या बनाया है। वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे चले गए हैं, उनकी IIT जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है। आपने क्या किया अभी तक? आपने लोगों को तरीके बताए करप्शन करने के, और बाहर के मुल्क में प्रॉपर एक सब्जेक्ट है जिसमें बताया जाता है, और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को कोट किया जाता है कि करप्शन के एग्जांपल्स ये हैं। और ये बात मैं विद रेफरेंस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में बकायदा हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियंस होते हैं उनका नाम वहाँ पे बुक्स में या उनके सिलेबस में होता है कि यार ये एग्जांपल है करप्शन की। जी, और हमारे यहाँ जो सेकंड बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता है। और जब आपके पॉलिटिकल लीडर्स का ये हाल होगा तो आप क्या सोचते हैं क्या तरक्की करेगा ये मुल्क। हमारे यहाँ ये देखें, पिछले हमारे यहाँ तो जमहूरियत तो शुरू से नहीं है, डेमोक्रेसी हमारे पास शुरू से नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डिक्टेटरशिप है, और वैसे भी हमने डिक्टेटरशिप झेली है। आपके नाम के साथ अगर भुट्टो लगता है तो आप सिंध आपका है, और अगर आपके नाम के साथ मियाँ लगता है तो आप पंजाब के अंदर हुकूमत कर सकते हैं। ठीक है, उनके ही बच्चे आगे से हुकूमत करते हैं, उनके ही बच्चे। अब ये तीसरी नस्ल है, पहले जुल्फकार अली भुट्टो ने हुकूमत की,
फिर बेनजीर भुट्टो ने की, अब बिलावल भुट्टो कर रहा है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा। अब 3 नस्लों से आप जो है ना वो एक ही डगर पे चल रहे हैं। दिलशाद भाई, मेरी जो ओपिनियन है, देखने वाले इसके ऊपर कमेंट जरूर, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब तक पाकिस्तान का सिलेबस, पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम नहीं बेहतर होगा, तब तक चाहे हमें लीडर अच्छा मिल जाए, तब तक चाहे हमें कुछ भी हो जाए, कितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, तब तक चेंज नहीं आ सकता। वक्ती तौर पे हमारी शायद हालत बेहतर हो जाए, लेकिन परमानेंटली चेंज तभी आएगा जब हमारी सोच, यानी कि हमारा टेक्स्ट बुक, हमारा सिलेबस, हमारा एजुकेशन सिस्टम। मुझे गुस्सा आता है, ये हम अग्रेसिव होते हैं पाकिस्तान के हालात को देख के, तो भाई हम पाकिस्तानी है ना, ये चीज हमारे बच्चों ने यहाँ पे कल को जिंदगी गुजारनी है, हमारे माँ बाप यहाँ पे जिंदगी गुजारनी, हमारा पाकिस्तान घर है, ठीक है, हमने यहाँ पे जिंदगी गुजारनी है पूरी। अगर हमारे मुल्क के हालात ये होंगे कि हम सड़क पे बाहर निकलेंगे सेफ फील नहीं करेंगे, हमारी बच्चियां सड़कों पे निकलेंगी वो सेफ फील नहीं करेंगी, तो हम अपने घर में कैसे गुजारा कर सकते हैं। इसलिए हम जज्बातियों के कहते हैं और अपने जो हुक्मरान हैं उनको थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करते हैं कि होश के नाखून लें। और हमारे आपने तो हुकूमत करके बाहर चले जाना है, आपके बच्चे भी बाहर सेटल्ड हैं, आपके पास प्रॉपर्टीज भी हैं बाहर, हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, हमने यहाँ पे तालीम हासिल करनी है और हमने यहाँ पे जिंदगी गुजारनी है। खुदारा इस मसले को बेहतर करें और पाकिस्तान को उस जगह पे लेके चले जहाँ पे हमने पाकिस्तान इस मकसद के लिए नहीं बनाया था कि आप आए करप्शन करें और बाहर चले जाएं। पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना था। अच्छा दिलशाद भाई, मुस्लिम उम्मा वाला कंसेप्ट किधर गया? 57-58 कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, OIC भी बना है, मतलब ये सब की यूनिटी भी देखने को आती है, लेकिन पाकिस्तान इतने टाइम से मुश्किल वक्त में है। हमें कभी चाइना सपोर्ट करता है, ज्यादातर चाइना, या कभी हमें IMF के पास जाना पड़ता है, या कभी हमें UAE या सऊदीया थोड़ी बहुत हेल्प करता है। 57 कंट्रीज अगर मिल के 10-10 बिलियन डॉलर भी हमें देते हैं, वो भी सिर्फ ये नहीं कि दे दिया, मतलब थोड़ा सा हेल्प करने के लिए वक्ती तौर पे कर्जा ही देते हैं। आपको नहीं लगता कि हम अपने कर्जे भी उतार देंगे और थोड़ा बहुत स्टेबल भी हो जाएंगे? देखें, आप जितने कर्जे लेते जाएंगे आप कर्जों के नीचे दबते जाएंगे, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी है बाहर से, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका जाता है शाहिद खाकान अब्बासी, तो उसके कपड़े उतरवा के चेकिंग की जाती है, और ये आप मेरी बेइज्जती है, आपकी बेइज्जती है, ये 23 करोड़ पाकिस्तानियों की बेइज्जती है। और दूसरी साइड पे अभी रिसेंटली उन्होंने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने US का स्टेट विजिट किया, रेड कारपेट प्रोटोकॉल था और जिस तरीके से उन्हें वेलकम किया गया, बड़े लोग, मतलब मैं ये कहता हूँ कि भाई हमें नजर ही नहीं आता फर्क। यही देखना, अब आप कह रहे हैं कि OIC ठीक है और मुस्लिम उम्मा, मुझे ये बताएं कि इन 57 मुल्कों ने मिलके अभी तक दुनिया पे कौन सा ह्यूज इम्पैक्ट दे दिया है कि जो चीज हम मनवाना चाहते थे दुनिया से वो हमने मनवाई है इन 57 मुल्कों। ठीक हो गया, तेल वैसे दिया है, एक बात है, वो तो तेल उनको कुदरती मिल गया ना, तो वो तेल दे रहे हैं। मुझे इजाद नहीं किया। अब मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा सीरियस इशू जिसपे पूरी दुनिया हमारी मुखालफत में खड़ी हो और इन 57 मुल्कों ने मिलकर अपनी बात मनवा ली हो, या कोई टेक्नोलॉजी ऐसी दे दी हो भाई, मतलब हमने ऐसी टेक्नोलॉजी दी हो, हम फख्र से कह सकेंगे भाई ये हमारा रोल है पूरी दुनिया में बेहतरी के लिए या बेटरमेंट के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, और ये छोड़ दें मुस्लिम उम्मा वाली, आजकल दौर चल रहा है डिप्लोमेसी का, आजकल जिसको जहाँ पे अपने फायदा नजर आता है वो चला जाता है, चाहे वो इंडिया या चाहे वो जो भी मुल्क है, ठीक है। अब आप मिसाल आपने शुरू में दी थी कि जी आबादी ज्यादा है, अब UK की आबादी कितनी है आप मुझे बता दें, ठीक है। उसके अलावा आप न्यूजीलैंड की आबादी कितनी है, और UK 6वीं बड़ी इकॉनमी है, 6वीं बड़ी इकॉनमी, ठीक है, वो तरक्की कर नहीं रहा। तो तरक्की करने से ये आबादी का कोई ताल्लुक नहीं होता, ताल्लुक होता है तो आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ होता है, और आप अपने कंट्री के साथ कितने जब दो इंसानों का रिश्ता आपस में लॉयल्टी के बगैर नहीं चल सकता, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मुल्क बगैर लॉयल्टी के साथ चल जाए? ठीक हो गया, यही चीज। और दूसरे नंबर पे कभी इधर चाइना जो हमारा दोस्त है, आयरन फ्रेंड है, कभी हमें ये खबर आती है कि अफगानिस्तान नेबर कंट्री है, उन्होंने इंडिया को अप्रिशिएट किया है चाबहार को लेके, और पाकिस्तान को जो है उस तरीके से। कभी ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बाकायदा तौर पे ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भाई जो चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ है उसके अंदर अफगानिस्तान से एजेंसीज या अफगानिस्तान से ऑर्गेनाइजेशन TTP या कोई भी वो इन्वॉल्व थे। मतलब इसका मतलब है कि हमारे लीडर ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारे खिलाफ। मेरी बात सुने, तो फिर हमारी सिक्योरिटी के इदारे कहाँ थे? ठीक है, अगर उन्होंने पाकिस्तान में हमला हुआ है ना, ठीक है, तो पाकिस्तान, हमारी सिक्योरिटी इदारे कहाँ पे थे कि अगर हमने उनको इतनी छूट दे दी कि वो आए, उन्होंने आके हमला किया और हमला करके चले गए? ये तो फिर हमारा सवालिया निशान सिक्योरिटी इदारों के ऊपर है ना, कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर है ना, कि जिन्होंने इतनी छूट दे दी और या फिर उनको पता ही नहीं था।